अर्पणा जी, स्वागत है आपका प्राइम जी टीवी पर। जी, थैंक यू जी। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग लोरेटो कॉन्वेंट से हुई है और लोरेटो कॉन्वेंट लखनऊ शहर का एक बहुत ही मशहूर स्कूल है और नन यहाँ पे थी। उन्होंने ये शुरुआत करी थी यहाँ पे 18वीं शताब्दी से और कैथलिक स्कूल है, तो यहाँ पे पढ़ाई करी मैंने अपनी जी। स्कूलिंग के बाद अर्पणा जी, आपका जो कॉलेज का जीवन रहा वो, उसके बाद स्कूलिंग के बाद आप फिर आगे कॉलेज का? मैं 12वीं के मैंने भातखंडे की लगातार पढ़ाई करी साथ में। मेरी 2 एजुकेशन हमेशा से साथ में चलती रही, एक म्यूज़िक की और एक आपकी जो नॉर्मल पढ़ाई होती है ICSE ISC बोर्ड की। और 12वीं के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया था मेरा। उसके बाद मुझे लगा कि भातखंडे शायद मेरा छूट जाएगा, क्योंकि मुझे गायन में काफ़ी इंटरेस्ट भी था, अभी भी है, और मुझे एक तरह से बहुत ही स्पिरिचुअल बेस मिला उससे अपना। तो मुझे लगा कि मुझे गायन नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे पिताजी का भी मुझे बहुत याद आती थी अपने पिताजी की, जब मैं हिंदू कॉलेज में थी। तो मैं वापस आई, मैंने कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट दिया और इज़ाबेला थोबन कॉलेज यानी IT कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और फिर मैंने वहाँ से अपना पूरी बैचलर्स करी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेज़ी से। उसके बाद मैं विश्वविद्यालय मैनचेस्टर चली गई, जहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली। अर्पणा जी, ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री पॉलिटिक्स में हासिल की है जी। उत्तर प्रदेश की स्टेट पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहें? देखिए, जब भी हम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड उस पर जो है, अगर हम जनसंख्या के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश 5वां सबसे बड़ा मुझे लगता है एक देश माना जाएगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि जो है वहाँ में अभी भी इस तरीके का मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं ही एक ब्राउन थी। मैं वहाँ पे इंडियंस को ब्राउन कहा जाता है, जैसे ब्लैक ओरिजिन कहा जाता है, ब्राउन ओरिजिन कहा जाता है, वाइट ओरिजिन कहा जाता है। तो एशियन में मैं ही थी, वाइट मतलब पॉपुलेशन में आई वाज द ओनली ब्राउन। और उन्होंने एक बात कही मुझसे, हमारा जनरल सेमिनार IP इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कशन हो रहा था एक दिन, सबसे सर्वप्रथम ही दिन था वो। तो उस मॉड्यूल में डिस्कशन ये हुआ कि आप तो इंडिया से हैं, आप जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं? आपके यहाँ तो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, आपके यहाँ बच्चे जो है टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और ये जो धारा है पॉलिटिक्स की या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो मुझे लगता है नीतिगत तो उन्हीं को अधिकार है, जो पॉलिसी ओरिएंटेड उन्हीं को अधिकार है जो पॉलिसी बनाने लायक हों। तो मैंने इस पर उन्हें यही जवाब दिया कि मुझे लगता है कि भारत अब नीतिकार के रूप में अब आगे आने वाले समय में आएगा, और मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों को हमारे देश को आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने सोचा कि भाई हम ये पढ़ाई करें। तो अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस को लेकर, एथनिसिटी को लेकर के जो बात कही जाती है कि वाद विवाद, जैसे भारत में हम कहते हैं कि जातिवादिता अभी भी है, उसी प्रकार से विदेश में भी अब हम कहें कि रंग भेद बहुत ज़्यादा है अभी भी, इस समय भी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत अच्छा समय भी बीता मेरा, पर है अभी भी वहाँ पर ये चीज़, तो ये चीज़ है। अर्पणा जी, समाजवादी आंदोलन की जितनी भी पार्टियां हैं, जनता परिवार की समाजवादी पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और दूसरे राज्यों में भी प्रतिनिधित्व मिलता रहा। जी जी जी। आप यादव परिवार की छोटी बहू हैं। मैं एक बात के लिए आपको, आपके दर्शकों को एक बात आपकी बस बीच में ही मैं बोल रही हूँ। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि मैनचेस्टर से पढ़ाई करने का एक विशेष रूप से लगाव ये था कि नेताजी को मैं बहुत बचपन से देखते आ रही हूँ, आदरणीय नेताजी मेरे ससुर जी। तो मैं हमेशा से बहुत ही ज़्यादा समाजवादी विचारधारा से भी बड़ी प्रभावित हुई। जब भी वो कभी भी मिलते थे किसी भी जगह पे, तो वो हमेशा, उनकी आदत थी कि वो बुलाते थे। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उनको 7 वर्ष से, और अभी 31 साल की हो गई हूँ मैं तब से देखते आ रही हूँ उनको। मुझे उनके एटीट्यूड में कभी चेंज महसूस ही नहीं हुआ।
जब भी वो मिलते थे हमेशा अगर उनके हाथ में फूल है तो वो फूल देंगे, अगर उनके सामने पकोड़े रखे हैं तो वो पकोड़े खिलाएंगे। मतलब वो बच्चों से बात जरूर करते थे। और ऐसा नहीं है कि मेरे से ही, जितने बच्चे अगर उस शादी में, ब्याह में, या कहीं कोई उर्स है या कोई किसी भी तरीके का फेस्टिवल ओरिएंटेड समूह इकट्ठा है और नेताजी वहाँ पर हैं, तो बच्चों को जरूर बुला करके उनके साथ फोटो खिंचवाना और बच्चों से जरूर वो वार्तालाप करते थे। ये उनकी आदत थी। नेताजी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार आपको मिला। जी। 96 में नेताजी प्रधानमंत्री पद से वंचित रह गए। जी। देश के सबसे बड़े अखबार हिंदू ने लिखा था कि मुलायम विल बी द पीएम एंड मुपनार विल बी द डेप्यूटी। जी। ये जो लम्हे हैं, ये क्षण है जीवन में, जी, क्योंकि नेताजी के सानिध्य में रहने का आपको अवसर मिला। जी जी। क्या सीखा आपने नेताजी से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारा मैनचेस्टर चूज करने का एक बहुत बड़ा कारण नेताजी जी थे, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे जो मेरा कमरा नंबर था TH0106B, थॉर्नक्लिफ हाउस, विटवर्थ पार्क, 7वां फ्लैट, 6ठा नंबर और B रूम। वहाँ पे मैनचेस्टर में जब पढ़ने जाते हैं आप, तो बिल्कुल आपको जो है कमरा मिल जाता है। बहुत बड़ी बात होती है एक स्नातक, मतलब परस्नातक के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, परस्नातक के लिए, कि आपका अकेला रूम मिल गया है आपको। और संयोग से वो रूम सेम रूम था जो फ्रेडरिक एंगल्स को मिला था। अब बताइए, फ्रेडरिक एंगल्स कब पैदा हुए होंगे, कब उन्होंने ग्रेजुएशन करी होगी और कब पोस्ट ग्रेजुएशन करी होगी। तो जो कार्ल मार्क्स के साथ जिनके बाद नाम आता है फ्रेडरिक एंगल्स का, सोशलिस्ट के सबसे बड़े थ्योरिस्ट हुए, उसके बाद जो है मुझे वो कमरा मिला। वो कमरा तो महफूज, वो भी महफूज रखा गया है, वो कमरा महफूज रखा गया है वैसे ही, आज भी उसी तरह से जैसा वो छोड़ करके गए थे, उसको वैसे ही उन्होंने रखा है। संयोग से मुझे वो कमरा मिला, मैंने अपने पिताजी को ये बात बताई और संयोग ही मानिए इस चीज़ को कि मेरा रिश्ता इस परिवार में हो चुका था वहाँ से आने के पहले। तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये घटनाक्रम जो है ऐसे ही नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ मुझे लगता है ऊपर वाले का कोई रोल सींचा रहता है उसने। जो आप कह रहे हैं कि नेताजी का ये छूट गया 96 में बनना उनका प्रधानमंत्री, बहुत से देखिए पॉलिटिकल रीजंस थे इसमें। लालू प्रसाद जी का भी बहुत बड़ा हाथ था कि वो पीएम नहीं बन पाए, मगर जो है उन्होंने कभी किसी के प्रति, किसी प्रतिद्वंदी के प्रति खटास नहीं रखी, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में विषय नहीं बनाया नेताजी ने। तो मैंने उनसे ये जीवन में सीखा है कि विषय नहीं बनाना चाहिए हमें, विषय पढ़ करके समाप्त करिए, मगर विष ना बनाइए उस विषय में, ये जरूरी है। आइडियोलॉजिकली हिंदुस्तान में समाजवाद, सोशलिज्म, जी, दक्षिणपंथ की भी बात है, जी, कम्युनिस्ट की भी, गांधीवाद की भी जी, बात जी, है। जी। समाजवाद का भविष्य हिंदुस्तान की सियासत में आप कैसे देखते हैं, खासकर उत्तर भारत? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवाद को बहुत ज़रूरत है कि हम धरातल पर उतार सकें, पहली बात तो। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि जो जन आंदोलन की शुरुआत हमारे फोर फादर्स ने शुरू करी थी समाजवाद को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अभी मुझे नहीं लगता है कि ये हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें जो है एक गिरावट आई है और नैतिक गिरावट आई है। तो आपका हर चीज़ अच्छी है और आप अपने जो आपकी विशेष सोच है एक विचार पंथ को लेकर के, अगर आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का फेलियर है। और ये जो है एक बहुत बड़ा विचार करने का विषय है। बार बार मैं इस बारे में कई, जहां आप पहले ऐसे मुझे लगता है कि अच्छे पत्रकार मिले जो कम से कम इस पे बात हो रही है हम लोगों की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने पूछा ये सवाल। अगर हम अपनी विचारधारा को नहीं उतारेंगे समाज में, अपनी धरातल पे, रोड पे आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हम जो अब सोच लें कि हम और आप जो यहाँ पर बैठ करके ही परिचर्चा कर रहे हैं, इससे भी मुझे लगता है, देखिए दर्शकों को तो बहुत फ़ायदा होगा, सुनेंगे भी, हो सकता है प्रभावित भी हों वो कुछ लोग इस चीज़ से, सबका मैं नहीं बोल सकती हूँ। पर ये ज़रूर है कि जब तक हम उतरेंगे नहीं, लोगों की समस्याएँ नहीं सुनेंगे, टूरिंग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जी। अर्पणा जी, डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि सत्ता और समृद्धि के केंद्रों का स्थान परिवर्तन होता रहता है। जी। डॉक्टर लोहिया ने जाति नहीं जमात की बात कही थी। समाजवाद कहीं जाति के इर्द गिर्द उलझता नजर नहीं आ रहा? बहुत ज़्यादा। मैंने पहले ही आपको इस बात पे शुरुआत थोड़ा सा करी कि जातिवाद अभी है
और रंग भेद अब भी है विश्व में, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक लोगों को अवेयरनेस तो एक चीज़ है, मगर जब तक लोगों का मनोचिंतन अंतर्भाव नहीं बदलेगा व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति। आज भी अगर हम लोग किसी काले आदमी को, बहुत ज़्यादा काले रंग के आदमी को देख लेते हैं तो लोग अमूमन कहते हैं अरे देखो ये काला जा रहा है, तो लोग बोलते हैं ऐसा। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हैं। मैं आपको बता रही हूँ कितने सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं जहाँ बच्चों के पास, महिलाओं के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, आज भी वो तन अपना पत्तों से ढक रहे हैं। और ये हकीकत है 21वीं भारत में, जहाँ हम लोग जो है सुपर जेट और जहाँ सुपर रेल की बात कर रहे हैं, और जहाँ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो है कई चीज़ें हैं इसमें, कई एक्ट आ गए, कितना हम लोग महिला एमेंसिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे आज भी ऐसे ट्राइब्स हैं जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, एक वक्त रोटी नहीं मिल पा रही है उनको। तो ये हमें सोचने का विषय है, सरकारों को सोचने का विषय है, वो केंद्र की सरकार हो, वो चाहे प्रदेश की सरकार हो। अर्पणा जी, 2011 में आपकी शादी हुई। उस शादी में अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल अंबानी तक जाने माने हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी आए। लखनऊ की चर्चित शादियों में आपकी शादी शुमार होती है। इस मनोवृत्ति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बहुत छोटी थी उस समय, 21 वर्ष की थी, और मैं अपना परास्नातक करके वापस आई थी 2 साल बाद भारत। तो मेरे काफ़ी मित्र भी थे, और सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरी बड़ी भयावह सी परिस्थिति थी, क्योंकि एक दुल्हन जब आती है तो पहली बात तो बहुत बड़ा एक जीवन में किसी भी नारी, किसी भी स्त्री के, किसी भी बहन के बहुत बड़ा एक मोड़ होता है कि शादी हो जाना। मतलब शादी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन भी है, फैसला भी है, और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। तो मुझे लगता है कि जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ढोल और नगाड़े बज रहे थे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि ज़बरदस्त, कोई क्लिपिंग भी निकालेगा अगर पुरानी तो बड़ी ज़बरदस्त जो है नगाड़े बज रहे थे। अच्छा, वहाँ पे कोई मिलता जुलता चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। मेरा भाई जो है पीछे छूट गया था क्योंकि वो चुन्नी पकड़ा हुआ था, और वहाँ मुझे सिर्फ जो है, मैंने बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पल्ले का बड़ा रिवाज है, जब दुल्हन आती है तो पल्ला था मेरा, तो उसके मुझे दिख नहीं रहा था कुछ, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा था। मैं बहुत धीरे कदमों से, मेरा लहंगा करीबन 35-40 किलो का था तो मैं बड़ी मुश्किल से चल करके, बड़ी एक दुल्हन की तरह ही चल करके, जैसे कहा जाता है, सहमी हुई दुल्हन की तरह चल के मैं जा रही थी। मुझे बस इतना ही दिखा कि नीचे मुझे चरण दिखे, नेताजी के जूते और उनकी धोती। जब मैं नीचे ही नजर थी, उन्होंने कहा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। आते ही के साथ उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा चलो चलो इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, यानी अमिताभ बच्चन जी के पैर छुओ, अनिल अंबानी जी के, और भी जो वरिष्ठ लोग थे वहाँ पे, संजय डालमिया जी भी थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, सभी के उन्होंने कहा पैर छुओ। अच्छा, फॉर अ गर्ल, जो एक लड़की पढ़ाई करके आई है कहीं, जो है इतना, और फिर दुल्हन बनने वाली है, आप अपने समझते हैं शायद आपको पहले आपकी सास मिले या जेठानी मिले स्टेज पे या कोई भी, हमें तो ससुर जी मिल गए तो बड़ा सौभाग्यशाली बात है ये। तो उन्होंने ही फैमिली इंट्रोडक्शन करवाया सभी से, आदरणीय नेताजी ने, और सबसे बातचीत करवा करके उन्होंने कहा आराम से बैठ जाओ, और जो है अब बाकी लोग देखेंगे, मतलब घर परिवार के लोग। तो ये है नेताजी का एटीट्यूड। जी, आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉइंट था ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा। मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी के ससुर जी ने पहली बार किसी बहू को ग्रीट किया होगा, वो भी स्टेज में चढ़ने के साथ ही, मतलब आते ही के साथ उन्होंने ये कहा कि इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ। तुम समझ नहीं रही हो ये अमिताभ बच्चन जी है, तुम समझ नहीं रही हो ये अनिल अंबानी जी है। अच्छा, मैं देख नहीं पा रही थी, मैं तो जो कह रहे थे बस वही करते जा रही थी। अर्पणा जी, आपके पति प्रतीक यादव जी आपके जीवन में कैसे आए? प्रतीक जी जो हैं मेरे जीवन में, उनको आना ही था तो आ गए इसलिए पहली बात। पर ये है कि मेरी मदर इन लॉ का जन्मदिन था, और उस दिन हम लोग मिले, फिर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर हम लोग, क्योंकि स्कूल में वो मुझसे 2 साल सीनियर हैं, तो उस समय अभी तो कोरोना चल रहा है, वैसे भी स्कूल्स में अन्यथा कॉम्पिटिशन्स बहुत होते रहते हैं,
गाने के और नृत्य के और इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, इंटर हाउस स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। CMS में पढ़ाई कर रहे थे, लमार्टनियर प्रतीक जी ने छोड़ दिया था, तो CMS में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो एक वैसे भी मुलाकात होती रही हमारी, पर मैं जानती नहीं थी कि ये मतलब नेताजी के सुपुत्र हैं। तो हमें 2 साल बाद लगभग 1.5-2 साल बाद पता चला कि ही इज़ द सन ऑफ आदरणीय नेताजी। बाद में फिर हमारी दोस्ती तो थी ही, तो उसके बाद फिर ये डेवलप हो गया और फिर हमारी शादी हो गई माता पिता के आशीर्वाद से। अर्पणा जी, आपका सामाजिक जीवन के साथ राजनीतिक जीवन भी है जी। प्रतीक यादव जी सियासत में नहीं है, सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में आपके साथ कैसे खड़े नजर आते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी पत्नी अपने पति से ही सपोर्ट डिराइव करती है। जैसे मुझे लगता है कि आपके शरीर में मेरुदंड होता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में पति का वही स्थान होता है। बिना स्पाइन के तो स्पाइनलेस हो जाएगा ना आदमी। तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, हर समय इनकरेज करते हैं, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, और वो कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जिसका तुम्हें मतलब मन से गवाही मिल रही हो, यानी मन जिसमें साथ दे रहा हो, वही काम आप करो। तो उन्होंने कभी किसी बात के लिए मुझे रोक टोक नहीं करी, और उसके साथ मुझे लगता है कि जब आदमी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करता है तो आपको नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि आप सही चीज़ करें। तो बहुत बड़ा रोल है इस तरह से। अर्पणा जी, ऐसी कौन सी चीज़ है प्रतीक यादव जी की जो आप जब तक धरती पर रहेंगे नहीं भूल पाए? मुझे लगता है सबसे पहला तो वो सरल बहुत है व्यक्ति, और बहुत ही भोले, जैसे भोले शंकर का स्वरूप मानती हूँ मैं तो अपने पति को, कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। मतलब पल में उनको अगर गुस्सा आए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और जब पल में उनको जब प्यार आए तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बड़े और बहुत दयालु प्रकृति के हैं, क्योंकि पशु प्रेमी बहुत हैं। तो जो है उनका एक अमूमन है नेचर कि सबकी मदद बहुत करते हैं। काफ़ी बार मुझे ये लगता है कि अरे कोई कुत्ता अगर कष्ट में है, या कोई भी जानवर रोड पे है, गाय भी है, कुछ भी है, तो रुक जाएंगे, ये चिंता नहीं करेंगे कि कोई उनका सिक्योरिटी का इशू है, या कोई चीज़, कोई गाड़ी मतलब ठोकर ना मार दे, कुछ भी कर दे, मगर क्या उस बीमारी हो उस जानवर को, मगर उठा लेंगे उसे, गाय के लिए फिर डाला बुलवा देंगे। तो मतलब इस तरह से ये देखिए, ये बहुत कम लोग करते हैं। भारत में तो मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा लोग करते हों। अब ये ट्रेंड चल रहा है, ये एक अलग बात है, कई लोग मुझे लगता है कि करते भी होंगे, पर ऐसा मैंने पर्सनली अपने जीवन में बहुत कम लोगों को करते हुए देखा है। अर्पणा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हैं, सनातन के बारे में क्या कहें? सनातन धर्म मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है, ये एक धर्म के रूप में ना देखें। और फिलॉसफी जहाँ पर होती है तो उससे कई रिलीजन ब्रांच आउट होते हैं, और हमारे सनातन में ये नहीं कहा गया है कि आप टीका लगाने से ही सनातनी हैं, आप घंटी बजाने से ही सनातनी हैं। हमारे हर कंकड़ में कहा गया है शंकर का वास है, इस सोफे में भी हम अपने शंकर को पूज सकते हैं, ऐसा सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म तो एक वटवृक्ष की तरह है मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि देव उपासना से जो है आप अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ बैलेंस हो गई तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा लाइफ में जी। क्योंकि परेशानियां तो देखिए आती रहेंगी, मगर उसमें निपटने के लिए हमें जो है, आप बताइए कोरोना काल में सबसे ज़्यादा यही कहा जा रहा है कि योग करिए, प्राणायाम करिए, और जो है मेडिटेशन करिए। तो मेडिटेशन इन्हीं सब चीज़ों से तो होगा। अर्पणा जी, आपका सियासी जीवन है जी जी, आपकी परिवार की चाहे पार्लियामेंट सेगमेंट की सीटें रही हो, जी आजमगढ़ रही हो, संभल रही हो, मैनपुरी रही हो, बदायूं रही हो, असेंबली की सेगमेंट जहां नेताजी तिल्हार से चुनाव जीते, सिकोहाबाद से जीते, भिठौली कला से जीते, सहसवान से जीते, गुन्नौर से जीते। आप 2017 का विधानसभा अपने राजनीतिक जीवन का पहली बार लड़ी, जो परंपरागत ट्रेडिशनल सीटें हैं यादव परिवार की, उस सीट से चुनाव ना लड़ने का क्या कारण? देखिए, पहली बात तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई वो नहीं था, पर ये था कि उस समय हमारी जो माताजी थी और नेताजी में कोई बात पे डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं राम गोपाल जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी जितनी भी सीटें समाजवादी पार्टी डिक्लेयर करेगा वो वाली सीट्स हैं जो हारी हुई हैं सारी
पहले से, तो उस पर हमें बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स चाहिए और समाजवादी पार्टी चाहती है कि उस पर अपना झंडा बुलंद करे। तो उस समय अगर आप आंकड़े उठाइए तो सारी जितनी भी हारी हुई सीटें थी उन पे जो है डिक्लेरेशन हो रही थी। तो नेताजी को लगा कि भाई ये लड़ सकती है ये चुनाव, ये अच्छा कर सकती है। तो फिर जो भी डिस्कशन हुआ होगा आपस में फैमिली वालों में, तो उन्होंने ये सीट दी। अर्पणा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप कैंट की बेटी हैं, ये चर्चा है जी। आप पहाड़ से ताल्लुक़ रखती हैं जी। और पहाड़ी मतदाता भी बहुत ज़्यादा है। जी जी। कैंट जाने का कोई व्यक्तिगत निहितार्थ था? देखिए, मेरा बचपन संयोग से उदयगंज में बीता है जी। तो मेरी बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं वहाँ की। और चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे वो जो है वहाँ बताशे वताशे खाने हो, गुप्ता जी की बेकरी है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, वहाँ के केक, तो बहुत मतलब एक कपड़े सिलाना, एक नॉर्मल जैसे हर लड़की का एक बचपन बीतता है उसी तरह से है। रमेश भैया की पूड़ी खाना तो बहुत वहाँ की जो है इस तरह से काफ़ी अच्छी यादें हैं मेरी। पर ये संयोग मान लीजिए, क्योंकि मैंने कभी ये प्रेफरेंस नहीं दी अपर्णा यादव ने, ना नेताजी को, ना अखिलेश भैया को, ना शिवपाल चाचा को। कभी मैंने ये नहीं बोला कि मुझे जो है ये सीट से लड़ना है, बल्कि मैंने तो ये बोला कि भैया इतनी ऐसी सीट क्यों दे दी आप लोगों ने जो मतलब इतना जद्दोजहद वाली है, देख लीजिए अगर लड़वाना भी है तो ठीक है, नहीं भी लड़वाना है तो आप लोग बता दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जिसमें कोई चैलेंज ना हो तो उसमें भाई कैसे अपर्णा जाएगी। तो चैलेंज फेस करने के लिए अपर्णा, हमारे पिताजी ने ही नाम रख दिया अपर्णा। भाई 1000 वर्ष बाद अपर्णा जो है शिव को प्राप्त करा, तो हो सकता है भाई हम भी कहीं से तपस्या ही चल रही है हमारी। अर्पणा जी, 2017 में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी से आपका जी जी, उनका भी ताल्लुक पहाड़ से रहा। जी जी जी, निश्चित तौर पर पहाड़ के जो मतदाता हैं जी, आगे जा, चूंकि अभी भी आप कैंट में एक्टिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। जी जी। कैंट में कैसे वर्कआउट कर रही हैं, अभी क्या मूवमेंट है आपकी, कोरोना काल में कैसे आपकी मूवमेंट? देखिए, हमने तो जो कोरोना में हम जो है खाना खिलाने का हमने काम किया और सूखा ड्राई अनाज भी बांटने का हमने काम किया। तो जहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी, जो बस्तियाँ हैं बेसिकली हमारी, जो अति गरीब वर्ग है, उनको हमने कोशिश करी कि हम जो है वहाँ पे हेल्प पहुँचवा सकें। अच्छा, सैनिटाइजेशन है, मच्छरों अभी क्योंकि डेंगू का भी सीज़न चल गया है, छिड़काव है। अमूमन मेरी बात होती रहती है नगर निगम के लोगों से कि वहाँ पे या कहीं से भी कॉल आता है तो जो है मैं अपने जितने भी टीम के लोग हैं उनको बोलती हूँ कि भाई वहाँ पे आप सैनिटाइजेशन करवा दीजिए या इस तरह से जो भी छिड़काव करवा दीजिए। तो ये काम इसी तरह से, अगर जो भी कहीं भी किसी प्रकार का व्रत है, तीज है, त्यौहार है, कोई भी छोटा सा भी समूह है, उसको एड्रेसल करना हो या वहाँ उनके किसी भी चीज़ में जाना हो तो मैं जाती हूँ। दुख में सुख में देखिए, अपने लोगों के साथ में रहने से ही फ़ायदा होता है किसी को भी। और आदमी जब हम उनके दुख में जाएंगे तो वो हमारे दुख में साथ देंगे हमारा। तो इसी तरह से मुझे लगता है परिवार की तरह एक ट्रीट करें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहता है। बाकी जो है मैंने वहाँ काफ़ी काम कराया है। 250 करोड़ रुपए की तो मैंने तब रोड बनवा दी जब मैं एमएलए भी नहीं थी वहाँ से। तो जो है काफ़ी काम करवाया मैंने। 2022 को लेकर के क्या कार्य योजना है, कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैंट लड़ेंगी या? देखिए, 2022 की जो बात है वो आदरणीय नेताजी तय करेंगे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और अभी इस समय कहना बड़ा वो है कि मतलब अभी इस समय ये घोषणा कर दें कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस पीरियड में तो कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा परिपक्वता से नहीं हो रहा है। ना संगठनों की मीटिंग हो रही है, ना उस तरह से जन सैलाब आ रहा है। बिहार एक अलग मुद्दा था, वहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त भाई मैंने देखा, वहाँ लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, तो बड़े शेरदिल लोग हैं। पर जो है अभी थोड़ा अवॉइड ही किया जाए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। अर्पणा जी, कैंट में बीच में बाय इलेक्शन हुआ, जी जी, समाजवादी पार्टी की आप कैंडिडेट रही, उस बारे में मुझसे ना मेरी कोई परिचर्चा हुई, ना मेरा मन था, और ना ही मुझसे किसी तरीके का वार्ता हुआ समाजवादी पार्टी के मतलब लोगों से। मुझे उस बात पे टिप्पणी भी नहीं करनी, और मुझे नहीं लगता है कि वो इलेक्शन मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहता। जी जी जी। अर्पणा जी, सियासी तौर पर आप काफ़ी सक्रिय हैं जी, लेकिन सामाजिक जीवन भी है आपका। जी, जीवाश्रय आपका एनजीओ है, प्रतीक जी भी खूब सक्रिय रहते हैं। जी जी। और मेनका गांधी जी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई सियासी व्यक्ति
जी जी। इस तरह का जो वर्कआउट है आपका, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जीव रक्षा परमो धर्म, ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा उसूल है कि हम तो भगवान शंकर का उपासना करते हैं, तो पशुपतिनाथ हैं वो। तो जो पशुओं का संरक्षण करेगा वही तो जो है उस पशुपति के समीप होगा। तो मुझे लगता है कि जीवों का रक्षण करना बहुत ज़रूरी है। एक फूड चेन, फूड साइकिल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के लिए ये जीव बहुत जो है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी कि हम जो है लेदर का कंजम्पशन कैसे कम करें, क्योंकि लेदर बहुत ख़तरनाक है। लेदर से ही बायोमास हो गया, आपकी जो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है और भी कार्बन एमिशंस जितने हो रहे हैं, लेदर की फैक्ट्रीज़ उसमें बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। तो मुझे लगता है कि लेदर इंडस्ट्री पे अगर हम हिट करें तभी हम अपनी गाय माता को बचा सकते हैं। वरना अमूमन हमारी गाय जो कट रही है वो इसी वजह से ज़्यादातर कट रही है कि हमें लेदर का उपयोग करना है। अर्पणा जी, सूबे में निजाम बदलने के बाद, नई सरकार आने के बाद कान्हा जो उपवन है एकदम से चर्चा में आया। जी जी। सूबे के वजीर आला योगी आदित्यनाथ साहब वहाँ पर गए, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी इस एपिसोड ने। जी जी। और दूसरा एक और आपका बयान आया, खासकर उस नेशनल रजिस्टर पर, कि वो हिंदुस्तान का जो रहने वाला व्यक्ति है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने में उसको क्या दिक्कत है। जी जी। तीसरी बात आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, वो आपके गुरु के जैसे हैं। जी जी। और हिंदूवादी हैं, तो इस पर कोई गलत बात नहीं जी। वैचारिक रूप से भी उस पर कुछ टिप्पणी आई, जैसे लगा कि अर्पणा जी कहीं दक्षिण पंथ की तरफ मूवमेंट कर रही है। ऐसी चर्चा मीडिया के गलियारों में उस बीच में फ्लॉट होने लगी। जी जी। क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने एक प्रपोजल दिया कि भाई यहाँ पे एक कान्हा उपवन है, गवर्नमेंट रन है ये, पर इसमें सहभागिता हमेशा एक NGO की रहती है। तो जब भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ही ये PP मॉडल पे, हाँ मॉडल पे बना है। और अन्यथा इसको देखिए, पशु में गवर्नमेंट चला भी नहीं सकती, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो रिपोर्टिंग के लिए डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे NGOs इन्वॉल्व है। और ऐसा सिर्फ इसी यहाँ नहीं होता, हर प्रदेश में होता है, विदेशों में होता है ये काम। तो वो आए, उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए मैं आज भी प्राइम TV के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को। दूसरी बात, मैं अभी भी इस बात पे हूँ कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि अपने देश के बारे में किसी से भी सुनूँ बाहर। और मैं बाहर पढ़ करके भी आई हूँ, तो मैंने तो कभी भी अपने देश के खिलाफ कोई एक बात नहीं सुनी। और जब मैंने ये देखा कि NRC जैसे अच्छी चीज़ के लिए यहाँ पर कई लोगों को बरगला करके इस पे विरोध प्रदर्शन करा जा रहा है, तो इसके बारे में स्टैटिस्टिक्स पढ़नी चाहिए। इसके बारे में देखिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। कई चीज़ें जो होती हैं अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके होती हैं। आप अपनी राजनीति करिए, मगर इसमें आप देश को नहीं बेच सकते हैं। आप देश के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें देश लुट जाए। तो हमें ये चाहिए कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जितने भी, सिख ईसाई जितने भी हैं, हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं। पर NRC कभी नहीं कहता, धर्म के आधार पर तो NRC नहीं कह रहा है ना कि आप जो मुसलमान है तो आप जो है वो नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपने जो एंक्रोचमेंट हो रहा है, जो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है हमारे बॉर्डर्स पे, उसको रोकने के लिए कब तक हमारे बच्चे मरते रहेंगे, कब तक हमारे देश के लड़के मरते रहेंगे फोर्सेस बाहर। और क्यों मरते हैं? क्योंकि आतंकवाद यहीं से घुसपैठिए बन करके आते हैं। अपने लोगों के बीच में ही हमारे जो है वो कह लीजिए कि सामाजिक नासूर पैदा करने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो बांग्लादेश से चाहे वो भाग करके आ जाएं, चाहे वो श्रीलंका से भाग करके आ जाएं, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हों, और वो इस मानसिकता से नहीं आते हैं कि आपके देश का कुछ भला करेंगे या देश में आपके रहने आए हैं। बहुत से लोग होते होंगे ऐसा कि उनको वहाँ परेशान किया जाता होगा, वो एक अलग बात है। पर मैं मैक्सिमम मेजॉरिटी की बात करूँ, वो एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमारे देश में बम लगाएं। चाहे वो अक्षरधाम का केस ले लीजिए, चाहे वो 26/11 का केस ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं तो हमें सिक्योरिटी अपनी रिवैम्प करनी पड़ेगी ना। हम अमेरिका जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे अभी H1B1 वीज़ा पे बहुत चर्चा हुई, और इस पर मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलूँगी। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, हम जब अमेरिका जाते हैं, कोई भी इंडियन सिटीज़न अमेरिका जाता है, अमेरिका का
पासपोर्ट पे जब ठप्पा लगता है इंडियन सिटीज़न के, तो वो 10 साल का पासपोर्ट दिखाते कि भैया हमारा जो है बहुत बड़ी बात हो गई, हमें अमेरिकन वो मिल गया। कितने पेपर मांगते हैं अमेरिका के लोग, आप ये नहीं देखते हैं। आपका देश सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि आप इंडियन हैं, आप अंकित होइए, इसमें क्या गलत बात है भाई? यू शुड फील प्राउड ना कि भाई मैं इंडियन हूँ। हम बाहर जाते हैं तो हम ये बोलते हैं हम बिहार के हैं, हम बोलेंगे हम उत्तरांचल के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हम कर्नाटका से हैं, हम असम से हैं, हम गुजरात से हैं। ये बात नहीं, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ। पहले मैं भारतीय हूँ, फिर मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, फिर मैं लखनऊ की हूँ, फिर मैं कहीं से हूँ, फिर मेरे माता पिता कहीं से हैं, फिर मेरे सास ससुर कहीं से हैं। तो पहली भाव ये क्यों नहीं आता है? ये जनरेशन के लिए अगर ये किया गया है तो मैं इसके साथ हूँ, मैं अभी भी इसके साथ हूँ। अर्पणा जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई। जी, ये आपकी ज़रूरत थी कि देश के सबसे बड़े सियासी परिवार की छोटी बहू का सियासी मैनेजमेंट? देखिए, सियासी मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं, ये एक सुरक्षा मुख्यालय का अपना फैसला होता है और उनको लगा होगा कि अपर्णा यादव को ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने दी सुरक्षा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे इस तरीके की बात होनी चाहिए किसी के मन में भी। सुरक्षा देना ना देना ये सिर्फ सरकार और सुरक्षा मुख्यालय का काम होता है, एजेंसीज का काम होता है। तो इसमें ना अपर्णा यादव होगी ना कोई भी होगा, मतलब इसमें सिर्फ वही लोग करेंगे। अर्पणा जी, आपकी जेठानी डिम्पल यादव जी जीवन का पहला पार्लियामेंट चुनाव, बाई इलेक्शन जो लड़ी थी वो लूज कर गई। जी जी, आप भी 2017 का चुनाव लूज कर गई, ये संयोग है। जी जी, लेकिन सियासी तौर पर जो लूज करने का सिलसिला है यादव परिवार में बहुत कम रहा है। जी जी जी, और लूज करने से व्यक्ति सीखता भी है। जी जी जी। 17 के चुनाव के बाद आपने सियासी जीवन में क्या सीखा, क्या कुछ तब्दीली आई? हमें तो बहुत बड़ी एक बता दीजिए कि भगवान ने एक ऐनक दे दी कि हमारे कौन अपने हैं कौन पराए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और सबके रंग भी दिखते हैं। जब आदमी हार जाता है तो बहुत सारे जो है पक्षी लगता है ना, जैसे मोर, मोरनी, तीतर ये सब दिखते हैं कि कौन कैसा किस रंग का चादर ओढ़े बैठा था। तो ये चीज़ें हैं, बट ये ठीक है, हम वहीं डूबे जहाँ सबसे ज़्यादा पानी कम था। तो बड़ी ही विचित्र और एक ये विडंबना है, मगर मुझे पता है कि ईश्वर जो है साक्षी है, मेरे कभी भी मन में किसी प्रकार का किसी भी के लिए मैल नहीं था। मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना इलेक्शन लड़ा। इससे ईमानदार इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि किसी ने लड़ा होगा आज तक। और लोग अभी भी मेरे साथ हैं कैंट के, और मैं कभी भी चली जाऊं अपने लोगों के पास, मुझे पता है कि वो उतने ही आदर भाव, सत्कार, प्रेम, करुणा के साथ मुझे अपनाएंगे। जी। अर्पणा जी, आपके संस्कार की मीडिया के गलियारों में चर्चा होती है। जी। देश के प्रधानमंत्री ने आपके पति की 5 करोड़ की गाड़ी के बारे में कमेंट किया, लेकिन आपने उनकी नीतिगत शैली, उनकी कार्यशैली पे उनकी प्रशंसा करके उसकी दूसरे ढंग से भरपाई की। जब आप चुनाव लड़ रही थी, अखिलेश यादव जी मंच पर पहुंचते हैं, आप लपक कर पैर छूते हैं, पूरी मीडिया के गलियारों में आपके संस्कारी जीवन की चर्चा हो रही। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये सब तो मेरे घर से ही मुझे प्रेरणा है। मेरे माता पिता, मेरे बाबा दादी ने जो मुझे संस्कार दे रखे हैं, मेरे नाना नानी जो भी हैं, तो हम लोग एक हमेशा से ही हमारे यहाँ इस तरीके की कुलरीत है कि अपने बड़ों के भाई पैर छूने ही छूने हैं। और पहाड़ों में तो लड़कियाँ भी पैर छूती हैं अपने माता पिता के और सबके। प्लेन्स में तो मैंने नहीं देखा मैदानी क्षेत्र में कोई लड़की अपने माता पिता के पैर छू रही। तो सुबह उठ करके हमारा यही रहता था, सुबह उठ करके ही सीधा हम लोग राम राम कहना या जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी कहना, ये हमारे संस्कार में है। मतलब सुबह उठते ही के साथ, हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग वाला कल्चर नहीं है। भले ही हम लोग अंग्रेज़ी स्कूल से पढ़े हैं, पर हमारे पिताजी ने हमेशा जो है हम लोगों को ये संस्कारित किया इस चीज़ से। अर्पणा जी, 2022 में समाजवादी पार्टी का देश के सबसे बड़े सूबे, इंडिया हार्टलैंड के सबसे बड़े राज्य में कैसा भविष्य देखती? अगर मैं देखती हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो है एकजुट हो करके, और सच में जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है थोड़ा सा हम लोगों को ब्रीफिंग करें, समाजवादी विचारधारा है क्या असल में। और समाजवादी विचारधारा सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है बड़ी गाड़ियों से चल के जो है जाएं और जो है रौब जताएं। जो गरीब जनता है उनके बीच में बैठे, उनकी तकलीफ़ सुने, उनकी परिस्थिति समझें जी। तो बहुत बड़ी बात ये रहेगी कि अगर हम लोग सड़क का आंदोलन करना शुरू करें
और बहुत क्षमता है समाजवादियों में, और कहीं भी कुछ भी कर दिखाने की। तो मुझे लगता है कि मैं तो आने वाले भविष्य को उज्जवल ही मान करके चलूं, पर देखिए कि ईश्वर ने और सब लोगों ने मिल करके क्या तय कर रखा है। धन्यवाद अर्पणा जी। जी धन्यवाद। ये थी देश के सबसे बड़े सियासी परिवार की छोटी बहू अर्पणा यादव जी। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।